आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने बहुत काम किया, युवा मोर्चा से लेके संगठन में पूरे देश में अपना काम करने के कारण एक पहचान बनाई, ऐसे आदरणीय प्रदीप सिंह जडेजा जी, उनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत कर दें। हमारी सांसद इस लोकसभा की, जिन्होंने अभी अपने विचार प्रस्तुत किए, आदरणीय श्रीमती गीताबेन राठवा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय जयंती भाई राठवा जी, बगल के विधायक आदरणीय अभय सिंह भाई तड़वी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय रमेश भाई उपाड़ी जी, संगठन मंत्री रमेश भाई उपाड़ी जी जिलाध्यक्ष में, आदरणीय उपेंद्र, इसमें नाम नहीं लिखा है, जिलाध्यक्ष जी आदरणीय उपेंद्र भाई राठवा जी, जिन्होंने स्वागत भाषण किया है, और जिला महामंत्री जो मंच पर विराजमान है, डीएफ परमार जी, मेहुल पटेल जी, रमेश राठवा जी, युवाओं का सम्मेलन है तो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी हैं तुषार पटेल जी, तो देखिए युवा मोर्चा के हमारे जिलाध्यक्ष सबसे पीछे खड़े हैं, आप सबको यहाँ पर बैठा के और वहाँ से देख रहे हैं कि सारे युवा सही जगह बैठे हैं कि नहीं बैठे, और उपस्थित हमारी बेटियां बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, और नौजवान साथियों, जब मैं नौजवानों को देखता हूँ तो मुझे एक शेर याद आ जाता है, जो कश्ती को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकरा जाए उसे नौजवान कहते हैं। मोदी जी ने इस बार चुनाव अभियान की शुरुआत नवमतदाता सम्मेलन करके की थी। पूरे 40 लाख लोग पूरे देश के 2500 विधानसभाओं में लगभग 5000 जगह इकट्ठे थे। एक विधानसभा में 2 जगह यहाँ भी इकट्ठे हुए होंगे। 500 से लेकर 1000 नए मतदाताओं को उन्होंने इकट्ठा किया था हम लोगों ने, और मोदी जी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सबको संबोधित किया। बिल्कुल नए बच्चे, और उन्होंने कहा था कि ये विकास जो हो रहा है, जो देश का परिवर्तन हो रहा है, कायाकल्प हो रहा है, देश विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचने के लिए जो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, इसका फायदा यदि सबसे ज्यादा किसी को मिलना है तो हमारे नौजवान बच्चों को मिलना, आने वाली पीढ़ी को मिलना। क्योंकि हम लोगों ने जब आपकी उम्र में थे तो हम लोगों ने कई तरह की विकृतियां अपने देश में देखी। न चलने के लिए अच्छी सड़कें थी हमारे देश में, न गांव में ठीक प्रकार से पीने के लिए पर्याप्त हैंडपंप थे। उस समय तो एक हैंडपंप हो जाता था तो लगता था कि बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई। सांसद विधायकों के यहाँ गैस का कनेक्शन लेने के लिए लाइन लगती, क्योंकि सांसदों को कोटा होता था गैस कनेक्शन देने, 25 कोटा होता था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई सरकार ऐसी भी आएगी जो झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पक्के मकान बनाकर देने का काम करेगी। लकड़ी बिन बिन के भोजन बनाकर धुएं से अपने शरीर को खराब करते हुए भोजन बनाने का काम जो लोग करते थे उनको मुफ्त में गैस कनेक्शन कोई देगा। कोई बीमार हो जाता था, गांव में हम लोग अपनी आंखों से देखने वाले, आपने नहीं देखा कि जब कोई गांव का एक व्यक्ति बीमार हो जाता था तो 4 लोग उसको लेके और पूरे गांव के घरों में घूमना शुरू कर देते थे कि उनके घर के फलाने व्यक्ति बीमार हैं, 1 लाख रुपए लगना है, 2 लाख रुपए लगना है, इसके जेब में 100 रुपया नहीं है, चलिए सब लोग थोड़ा थोड़ा मदद करें। कोई 500 देता था, कोई 1000 देता था, कोई 2000 देता था। फिर वो समाज सेवी लोग उनको ले जाकर अस्पताल में पहुंचाते थे। आधे लोगों की तो जान चली जाती थी पैसा इकट्ठा करने में ही। जब तक पैसा इकट्ठा होता था अस्पताल पहुंचाते थे तब तक देर हो जाती थी।
ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि जब से मोदी जी का दौर आया है, मोदी जी तो 23 साल से पावर में, 9 साल से 10 साल यहाँ पूरे हो रहे हैं, और गुजरात में 13 साल है, 13 साल मुख्यमंत्री रहे। और आप लोगों ने मोदी जी को इतना ताकतवर बनाया कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री बने जाके, और 10 साल से प्रधानमंत्री। और हम नहीं कहते, अब दुनिया कहती है कि तीसरी बार भी मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना मोदी जी के लिए जरूरी नहीं है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना हमारे देश के लिए जरूरी है, क्योंकि देश विश्व गुरु बनने का जो सपना वर्षों से देख रहे हैं हम लोग, आजादी के बाद से ही, उस विश्व गुरु के नजदीक मोदी जी ने 10 साल के नेतृत्व में करीब पहुंचा दिया। क्या नहीं किया उन्होंने जनता के कल्याण के तमाम तरह की योजनाएं बनाई, जिसके बारे में हम बता रहे थे। आयुष्मान योजना, 5 लाख रुपए मुफ्त में इलाज कोई भी गरीब आदमी बड़े से बड़े अस्पताल में जाके करा सकता है। अब ये बड़े अस्पताल सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, मोदी जी ने इन बड़े अस्पतालों का दरवाजा हमारे देश के गरीबों के लिए खोल दिया है। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड योजना बना, जाते हैं, कार्ड दे देते हैं, भर्ती हो जाते हैं, 1 रुपया उससे कोई लेता नहीं है। अच्छा, यहाँ 10 लाख रुपए, ये बात सही है। जैसे हम लोगों के यहाँ तो 5 लाख रुपए, मान लीजिए 1 लाख बढ़ा तो फिर हम लोग मदद करते हैं, मुख्यमंत्री शिक्षा दान से 2 लाख रुपए तक गिरवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 10 लाख रुपए तक का इलाज है। कितने लोगों की जान बचाई जा रही है। ये गुजरात की धरती में ईश्वर का आशीर्वाद, ये वो धरती है गुजरात की। तो क्या मैं गुजरात आया हो कि धरती को प्रणाम किए बिना मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। आत्मनिर्भरता का मंत्र देने का काम सबसे पहले इस धरती में पैदा हुए महात्मा गांधी जी ने दिया। खादी का उपयोग करें, स्वदेशी का उपयोग करें, और उस आत्मनिर्भरता के मंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं मोदी जी। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत बनके हमारा देश तैयार हो रहा है। देश के तमाम उलझे हुए मामले जो देश के विकास को प्रभावित करते थे, वो सारे मुद्दे जो देश को दीमक की तरह खोखले कर रहे थे, उन सारे उलझे हुए मामलों को मोदी जी ने बड़ी कुशलता के साथ सुलझाया। हम लोग सोचते थे कोई आएगा हमारे देश को इन उलझे हुए मामलों से बाहर करेगा, जिससे देश में विकास की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। धारा 370 क्या था? क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि धारा 370 के कारण कश्मीर आतंकवादियों की जन्मस्थली बन गया? आतंकवाद को वहां पर ताकत मिलती थी। धारा 370 को समाप्त करने का मुद्दा लेकर जनसंघ की स्थापना हुई। कितने दूरदृष्टि थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो तो मंत्री थे केंद्र सरकार में, उनको क्या जरूरत पड़ी थी कि ऐसा कोई मुद्दा उठाए जिससे उनके मंत्री पद को खतरा पैदा हो जाए? लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने मंत्री पद को ठोकर मार दिया था और कश्मीर में प्रवेश कर गए थे बिना परमिट के। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उनके साथ थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को कह दिया था कि जाके देश को बता दो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश करें। और फिर जेल में उनकी मृत्यु भी हो गई, शहीद हो गए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, आडवाणी जी, ऐसे पता नहीं कितने नेताओं ने अपनी यात्रा को जारी रखा कि एक नहीं तो आज, नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों धारा 370 को समाप्त करेंगे। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली है
1951 में जनसंघ की स्थापना हुई थी। धारा 370 को समाप्त करने के लिए, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण करने के लिए, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक विरासत थी। यदि हमारी सांस्कृतिक विरासत को हम नहीं सहेज सकते हैं तो हम भारत के विश्व गुरु के स्थान पर कभी नहीं पहुंचा सकते। यदि हम अपने देश के लोगों की भावनाओं को सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अमेरिका और चाइना में जाकर सिर ऊंचा करके भाषण नहीं दे सकते। और इसलिए 500 साल पहले बाबर के सेनापति ने भगवान राम के मंदिर को तोड़ा था और आप सब बड़े सौभाग्यशाली है। उसी जन्मभूमि पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण का काम आपके माटी के सपूत, भारत माता के सच्चे सपूत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिना कोई खून खराबा किए हुए भगवान राम का भव्य मंदिर बन के तैयार हो। ये कोई छोटी उपलब्धि है क्या? ये नेतृत्व की कुशलता की पराकाष्ठा नहीं है? जब उस दिन मोदी जी भगवान राम का मुकुट और वस्त्र लेके जब मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, कितने लोगों ने टीवी में देखा है? जब वो मंदिर में प्रवेश कर रहे थे तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा मुरारी बापू जी, अवधेशानंद जी, हमारे बागेश्वर महाराज जी, बाबा रामदेव, रविशंकर प्रसाद, श्री श्री रविशंकर जी, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर जैसे लोग वहां पर उनके आंखों से आंसू की धारा बहे। ये हमारे भावनाओं पर कुठाराघात जो था, उस दिन मोदी जी ने इस देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं का जब सम्मान करते हुए और आगे बढ़े हैं तो अपने घरों पर टेलीविजन में देख रहे लोग खड़े हो गए सोफे में हाथ जोड़ के और आंखों से आंसू बहे। ये सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का ऐतिहासिक काम किसी और के नेतृत्व में नहीं हुआ, आपके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ आपके नहीं है, हमारे भी है। एक विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने कहा था कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। तो जब हमने ये नारा दिया तो पहले लोग कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बड़ी टक्कर है, इस बार लड़ाई बड़ी कांटे की है। न कहीं कांटे का पता चला, न कहीं टक्कर का पता चला। टुकड़ा साफ कर दिया। 163 सीटें जब काउंटिंग होने लगी लोग अचंभित रहे। इसका मतलब जिस प्रकार से गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मोदी जी की ओर देखती है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता ने भी सरकार बनाने के लिए मोदी जी की ओर देखा। जो लोगों के, करोड़ों लोगों के दिलों में मोदी जी ने अपना स्थान बना लिया। तो किसी गांव के सुदूर कच्चे मकान में और गरीबों के घर में जब लोग जाते हैं और हम लोग पूछते हैं कि मकान बन गया, तो हमारी वो बहन कहती है हाँ बन गया। हमने कहा किसने बनवाया है? तो मोदी। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती, कहती मोदी ने बनवाया है। गैस कनेक्शन मिल गया कि हाँ मोदी ने दिया है। शौचालय बना है कि हाँ मोदी जी ने दिया है। प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से 5 किलो अनाज हर महीने मुफ्त में प्रति व्यक्ति मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कि हाँ मिल रहा है। कौन दिया है? मोदी ने दिया। कोविड जैसी महामारी में 140 करोड़ वाले हमारे इस देश में 2 डोज लगा देना, खुद अपने देश में वैक्सीन बनाकर और 1 रुपया न लेना। दुनिया के वो बहुत से देश जो अमीरी अपने आप को अमीर देश कहते हैं, उन्होंने पैसा लेके वैक्सीन दिया, लगाई है। लोगों से, नागरिकों से पैसा लिया फिर वैक्सीन लगाई। और वैक्सीन इतना नहीं बना पाए, भारत के मोदी जी से कह रहे थे कि हमको भी वैक्सीन दे दीजिए, मोदी जी आपके यहाँ बहुत सारे वैक्सीन है। उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ, तुम भी ले जाओ। और मानवता की सेवा के लिए देश की सीमाएं हमको नहीं रोकती है, भारत माता की सपूत है। हमारे देश के नागरिक की जान बचाना जरूरी है। और विश्व में यदि किसी नागरिक की जान बचाने का हमको सौभाग्य मौका मिलता है तो हम उसको सौभाग्य मानते हैं। ये मोदी जी ने कहा।
आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। धारा 370 में अभी हमने फिल्म देखी, आप लोगों ने देखी आर्टिकल 370। मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी ने किस तरीके से धारा 370 समाप्त किया। और ये तो आतंकवाद की समस्या से हमारा देश कभी बच नहीं सकता था, और हमारे देश के खजाने का 40% हिस्सा आतंकवाद से जूझने में बर्बाद होता था। अब वही पैसा कहाँ लग रहा है? अस्पतालों में लग रहा है, वही पैसा सड़कों में लग रहा है, वही पैसा रेलवे लाइन बनाने में लग रहा है, हवाई अड्डे बनना है। मैं रीवा से आता हूं, हमारे हवाई अड्डा नहीं था। मोदी जी की उड़ान योजना बनी और उस योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए का हवाई अड्डा हमारे रीवा में बन रहा है, मोदी जी के योजना के कारण बना। और रीवा जैसे पता नहीं कितने छोटे छोटे संभागी, जहां 5-5 लाख की पॉपुलेशन वाले संभाग है, वहां पर हवाई अड्डा बन रहा है। क्या हमारे देश की इससे स्पीड नहीं बढ़ेगी? क्या रफ्तार नहीं बढ़ेगी? क्या हमारे विकास का स्केल नहीं बढ़ेगा? और जब स्पीड बढ़ेगी, स्केल बढ़ेगा, तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होगी। आपको मालूम है, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में कौन से नंबर में थी मालूम है? 11वें नंबर पर। इसीलिए हमारे देश को गरीब देश कहा जाता है। और आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था मोदी जी के 10 साल प्रधानमंत्री रहने के कारण कहां पे पहुंची है मालूम है? नौजवानों को इसलिए मालूम होना चाहिए कि आप ही का भविष्य है, आप ही के लिए हो रहा था। अब हमारी अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंचा दिया है मोदी जी ने। 5वें नंबर पर क्यों पहुंची अर्थव्यवस्था? क्योंकि सड़कों का जाल बिछा पूरे देश में, रेलवे की लाइनें बिछाई गई पूरे देश में, हवाई अड्डे बनाए गए, सिंचाई की नहरों का जाल बिछा, धरती से दौलत पैदा ज्यादा होने लगी। इसमें इतना पैसा लगा, पहले पैसा होता ही नहीं था। इसलिए हमारा देश को लोग कहते थे गरीब देश है, काम करने के लिए पैसे नहीं है। ये कहां से पैसा ला रहे हैं मोदी जी? कि किसी काम के लिए पैसे की कमी नहीं है। पूरे देश में 4 लेन की शानदार सड़कें, पहले तो अहमदाबाद से बड़ौदा 4 लेन सड़क बहुत पहले बन गई, यही होगी, लेकिन अब तो पूरे देश के एक संभाग मुख्यालय में 4 लेन की शानदार सड़कें बनकर तैयार हो गई हैं, मोदी जी के नेतृत्व के कारण। इससे हमारी आर्थिक तरक्की बढ़ गई, ज्यादा गाड़ियां दौड़ने लगी, उत्पादन बढ़ गया, तो हमारी अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई? 5वें नंबर। बोलिए जरा, अब हमारी अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई? 5वें नंबर पर। और पहले कहां थी? 11वें नंबर पर। हमारी बेटियां नहीं बोल रही, कहां पर पहुंच गई अर्थव्यवस्था हमारी? 5वें नंबर पर। और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो अर्थव्यवस्था कहां तक पहुंच जाएगी? 3रे नंबर पर। और 2047 में जब आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तो भारत विकसित भारत बनके पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तब हमारी अर्थव्यवस्था कहां पहुंचेगी? पहले नंबर पर। वो हमारा महान लक्ष्य है, जहां पर भारत को पहुंचाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में यज्ञ चल रहा है। ये साधारण काम नहीं है। कल हम लोग दिल्ली में थे, आपको आश्चर्य होगा कि सुबह में भी मोदी जी ने 3:30 बजे सुबह हमारी बैठक खत्म हुई है, 3 बजे, और फिर वहां से सीधे हम हवाई अड्डा आ गए हैं। तो जो पहले सोचा था कि 11 बजे खत्म हो जाएगी, तो जाके एमपी भवन में सो जाएंगे, और सवेरे वो 10:30 बजे वाली फ्लाइट लेंगे। तो 12 बजे मोदी जी आए, उसके पहले दूसरी बैठक ले रहे थे। फिर हमने कहा पता करो सवेरे कितने बजे फ्लाइट है? 4:30 बजे है। और जब 3 बजे बैठक में हमने सोचा कि लगता फिर से बढ़ाना पड़ेगा। फिर वहां से बैठक करके सीधे हम हवाई अड्डा आए, वहां से बैठ के सवेरे 6 बजे हम अहमदाबाद आए। इस उम्र में पूरी रात बैठ के करना किसके लिए?
2047 में भारत विश्व गुरु के स्थान पर नंबर 1 की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाए, इसके लिए ये चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। हम दूध के जले हैं, दूध का जला आदमी क्या करता है? अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे हम दूध के जले हैं, दूध का जला आदमी छाछ झूठ फूक फूक कर देता है। हम लाए हैं कश्ती, तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे नौजवान साथियों संभाल। मोदी जी तूफान से कश्ती को निकाल कर अपने पौरुष के दम पर बाहर लाके रखे। अब ये कश्ती विकास की दिशा में आगे बढ़नी चाहिए। ये चुनाव इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है, ये चुनाव महत्वपूर्ण है 2047 के सपने को पूरा करने। तो 2047 तक कितने चुनाव होने हैं मालूम है? 2024 के बाद 29 में होगा, 29 के बाद 34 में होगा, 34 के बाद 39 में होगा, 39 के बाद 44 में होगा, फिर तो 47 आ जाएगा। तो मतलब 5 चुनाव जीतना है, यही चुनाव नहीं जीत रहा, लगातार 5 चुनाव जीतना है यदि भारत को नंबर 1 के अर्थव्यवस्था वाला देश बना। ऐसे मोदी जी कहते हैं कि इस बार जीतेंगे तो तीसरे नंबर पर पहुंचाएंगे, और 2047 में फिर भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। सारी राजनीतिक पार्टियों की कड़ी खुल गई है, सबके चेहरे बेनकाब हो गए हैं, ये कुशासन के प्रतीक बन गए थे। और भारतीय जनता पार्टी को जब से आशीर्वाद मिलना शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी सुशासन की प्रतीक बन गई। अन्य दलों में और भाजपा में क्या अंतर है? सिर्फ इतना अंतर है, यदि भाजपा की सरकार नहीं बनी होती लंबे संघर्ष के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री न बने होते, तो शायद सुशासन और कुशासन में क्या अंतर होता है लोगों को समझाना बहुत कठिन हो जाता। लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठ गया। लोग कहने लगे थे एक नागनाथ है तो दूसरे साधनाथ है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कभी मुलायम सिंह की सरकार बनती थी, कभी मायावती की बनती थी, वही भ्रष्टाचार, वही परिवारवाद, वही जातिवाद में अपनी राजनीतिक रोटी सेक सेक के ये लोग कभी एक बार सरकार बनाता था, कभी दूसरा सरकार बना लेता था, सरकारी खजाने में डाका डालने का काम होता था, विकास के लिए पैसा नहीं बचता था, सब लूट लेते थे। इसलिए हमारे देश में दीमक की तरह उसको कमजोर करने का सिलसिला चलता रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना से जब सड़कें बनने लगी तो लोगों ने महसूस किया कि तो देश का कायाकल्प हो रहा है। स्वाभिमान से जुड़ा हुआ जो हमारा देश दब चुका था दुनिया के सामने, जब पोखरण में परमाणु का विस्फोट किया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने फोन किया उनको, अटल जी ये विस्फोट कैसे कर दिया आपने? अटल जी ने कहा कि हमने परमाणु बम बनाया, हमने परीक्षण कर लिया, इसमें आपको क्या आपत्ति है? लेकिन आपको मालूम नहीं, हमसे बिना पूछे कोई भी देश परमाणु का परीक्षण नहीं कर सकता है, हम प्रतिबंध लगा देंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, यदि कल प्रतिबंध लगाने की सोच रहे हो तो आज ही लगा दो, लेकिन भारत अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पे नहीं, क्या दबावों के आधार पर आगे नहीं बढ़ेगा, हम अपनी शर्तों के आधार पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने दो टूक जवाब दिया। उसी दिन से भारत की स्वाभिमान की पुनर्स्थापना होगी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्ति इतना काम होने के बाद 6 साल के बाद हमारी सरकार नहीं बन पाई, 10 साल के लिए फिर कांग्रेस की सरकार आ गई। और अटल जी से लोगों ने पूछा, अटल जी आपने इतना अच्छा काम किया, उसके बाद भी सरकार नहीं बनी। तो अटल जी के चेहरे पे दर्द था, लेकिन मुस्कुराहट भी थी। उन्होंने कहा कि हम अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच में पहुंचाने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। क्या ये जिम्मेदारी अटल जी की थी, हम अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच में पहुंचाने की? क्या कहीं ना कहीं हम लोगों से कमजोरी नहीं हो गई? हमने मान लिया कि अब अटल बिहारी वाजपेयी को हराने वाला कौन है?
हम फील गुड में चले गए थे, जडेजा जी फील गुड में हम लोग चले गए, लेकिन नरेंद्र मोदी इस मिट्टी के नहीं है। इतना काम करने के बाद भी, इतनी सफलताओं को अर्जित करने के बाद भी, 23 साल सत्ता में रहने के बाद भी, सुई के नोक के बराबर भी कोई भी भ्रष्टाचार या घोटाले का दाग उनके कुर्ते पर नहीं रहा। क्या ये छोटी उपलब्धि है? और उसके बाद भी रात रात भर बैठक कर रहे हैं, दूध के जले हैं साथ। ये सवाल हमारे प्रधानमंत्री बनने का नहीं है, सवाल देश का है। तो जब मोदी जी रात भर बैठक कर सकते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हमें अपने बूथ में, मोदी जी कहते हैं कि यदि भाजपा का काम करना है तो सिर्फ अपना बूथ संभाल लो। एक बूथ में 900 वोटर होते हैं, 1000 वोटर होते हैं, 30-40 पन्ना प्रमुख बने कि नहीं बने? अब एक पन्ने में 30 वोटर है, 5-6 घर है। अब वो पन्ना प्रमुख यदि 5-6 घर को नापेगा तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो छूट जाएगा? क्या ये काम नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी करेंगे? क्या ये काम जडेजा जी कर सकते हैं? जडेजा जी तो क्लस्टर में घूम घूम के और आपको बूथ में काम करने वाली टीम के शक्ति के प्रभारी जाके मिल ले और उनको बता दे कि अपना अपना पन्ना संभालना है तो बूथ अच्छा हो जाएगा। हर व्यक्ति कहीं न कहीं लाभान्वित है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रभावित है। यदि हम उसके पास जाएंगे और कहेंगे मोदी जी ने आपको नमस्कार भेजा है, दौड़ के हमसे पड़ जाएगा कि मोदी जी के लोग आए हैं। लोग वोट देना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कोई बोले तो कम से कम। एक बार हमारे यहाँ क्षेत्र में चुनाव के बाद एक देर से बताइए किसको वोट दिया, एक ने पूछा कहीं हमने तो पतंग में वोट दे दिया। कहीं क्यों? कहीं कोई वोट मांगने नहीं आया, पतंग वाला आया था बेचारा तो पतंग में वोट डालना। लोग चाहते हैं लोग आए, हाथ जोड़े, मिले और कहें, उस समय उनको लगता है हम वोट के अधिकारी हैं। उसको सम्मान देना, सम्मान देने के लिए हमारे संगठन ने कितनी बढ़िया रचना बनाई है कि हर घर में आदमी पहुंच जाए तो पन्ना प्रमुख बना दिया। एक बार हमने देखा सोशल मीडिया में कि गुजरात के एक वोटर लिस्ट में जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो वो एक पन्ना के अध्यक्ष भी थे। मैं देख के ऐसा इसलिए हम लोगों ने अपने मध्य प्रदेश में उसको दिखाना शुरू किया कि देखो पन्ना प्रमुख छोटी चीज नहीं है। इस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का महत्व है, प्रदेश अध्यक्ष का महत्व है, जिला अध्यक्ष का महत्व है, मंडल अध्यक्ष का महत्व है, उसी प्रकार से बूथ अध्यक्ष का भी महत्व है। और उससे भी बढ़ के मोदी जी ने पन्ना के अध्यक्ष का महत्व बढ़ाया। कल की बैठक में उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पन्ना प्रमुख कितने होते हैं। हम लोगों ने बताया कि 30 और 40 होते हैं। 900 वोटर है तो 30 और यदि 1000-1200 वोटर है तो 40। कहीं आप में से कोई आदमी ऐसा है जो 40 लोगों के नाम बता दे? राशि आप तो दाई भाई देखने लगे कि जब हम उनको नाम से नहीं बुलाएंगे तो क्यों काम करेंगे? जैसे मंडल अध्यक्ष को अपने मंडल कार्य समिति के लोगों का नाम मालूम है, जिला अध्यक्ष को अपने जिला कार्य समिति के सभी लोगों का नाम मालूम है, तो बूथ अध्यक्ष को अपने 40 पन्ना प्रमुखों का नाम तो याद होने चाहिए। और यदि हम मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और हमारा रीवा विधानसभा के 111 नंबर बूथ में नाम है, तो जिस बूथ में हमारा नाम है उस बूथ के 40 लोगों को तो हमको जानने चाहिए। तो उन्होंने कहा अपने अपने बूथ के 40 लोगों के नाम बताओ जरा, कौन लोग तो मालूम है। उन्होंने हमारे दिमाग में एक काम डाल दिया है कि हमें सारा काम करने के साथ साथ चुनाव के समय में एक काम ये भी करना है कि अपने बूथ के 40 लोगों को बताएं कि आप पन्ना प्रमुख है। जब उसको लगेगा हम पन्ना प्रमुख है तो फिर वो काम करेगा कि हम भाजपा के पन्ना प्रमुख है। हमारे पास भी जिम्मेदारी है। सबसे महत्वपूर्ण काम पन्ना में काम करना
और सबसे कम समय में सबसे आसान काम भी करना काम करना है। यदि कोई छोटा मोटा व्यापार करता है तो व्यापार भी कर सकता है, 4-5 घर में घूम सकता है। 4-5 घर में घूमना कौन सा है? सवेरे गए किसी के यहाँ, भैया प्रणाम, उन्हीं का चाय पिए, उन्हीं का अखबार पढ़े, फिर शाम को दूसरे के घर पहुँच गए, भाभी जी प्रणाम, उनके यहाँ। जब बार बार जाएंगे तो कहेंगे यार ये भाजपा का ये कार्यकर्ता है, ये रोज आता है, और पहचान बढ़ जाएगी। बूथ अध्यक्ष को पहचानना चाहिए पन्ना प्रमुखों को, और पन्ना प्रमुखों को पहचानना चाहिए 30 मतदाताओं को। तब 30 मतदाता उस पन्ना प्रमुख को पहचानेंगे। और जब सारे पन्ना प्रमुख ऐसे हो जाएंगे तो बूथ अध्यक्ष को भी, नहीं तो फिर ऐसा बूथ अध्यक्ष बनने से क्या फायदा है कि उसके बूथ के मतदाता उसको पहचाने नहीं कि कौन है। आज हम लोग आए हैं, आप हमको पहचान रहे हैं। बूथ अध्यक्ष का तो राजनीतिक क्षेत्र वही बूथ है। तो ये काम क्या बड़ा काम है क्या? तो आज हमें संकल्प लेना है नौजवान साथियों कि सबसे पहले पता करें कि हमारा कौन से बूथ नंबर में नाम है, उसको रट लीजिए। बल्कि वो पन्ना खोल के और पन्ना फोटोकॉपी जेब में डाल दीजिए, फोल्ड करके। तो जैसे वो जेब में पड़ा रहे कि हमारा ये फलाने नंबर 111 नंबर बूथ के पेज नंबर 10 के हम अध्यक्ष हैं, और ये हमारा पन्ना है। और जब ये काम हो जाएगा तो हर बूथ में हमारा, हर पन्ना में काम शुरू हो जाएगा। तब अपने पन्ने में लोग कहने लगेंगे, तो मोदी जी की चिंता दूर हो जाएगी। अब मोदी जी की चिंता दूर हो जाएगी तो देश की चिंता दूर करने की क्षमता उनमें है। तो ऐसे देश के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती में तुझे कुछ और दूं, इस भावना के साथ जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके हाथों को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है कि नहीं है? यह हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। चुनाव किसी को जिताने हराने का खेल नहीं होता। चुनाव तो आने वाली पीढ़ी के भविष्य को संवारने का मामला है। ये आने वाले बच्चों के भविष्य को बनाने का सवाल है। और ये चुनाव हमारे लिए अवसर है, और चुनाव को अवसर के रूप में सबसे ज्यादा देखने की यदि किसी को जरूरत है तो नौजवान साथियों को देखने की जरूरत है। आपको नौकरी चाहिए, आपको काम चाहिए, बेरोजगारी को समाप्त करना है इस देश की धरती से। एक लंबा समय है आपके सामने, आपके सामने 60 साल 70 साल का जीवन पड़ा है। देश समृद्ध होगा तो उसके सबसे ज्यादा फल खाने का मौका हमारे नौजवान साथियों को मिलेगा। तो इसलिए ये चुनाव को अपना चुनाव बना दीजिए, और जो काम मोदी जी कह रहे हैं उसको करना शुरू कर दीजिए। मत घूमिए पूरे विधानसभा में, अपने बूथ को पकड़ लीजिए चपोट के, और बूथ में जितना वोट पिछली बार मिला है, अभी झाबुआ में आए थे मोदी जी, झाबुआ बगल में ही है ना, यही जगह है। हाँ, तो झाबुआ आए थे तो उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में जितना वोट आपके बूथ में मिला है उसे 370 वोट और ज्यादा दिला दो। यदि 1000 वोट है, 1000 वोट में यदि मान लीजिए 800 वोट पड़े हैं और भाजपा को 400 मिला है तो 370 वोट बढ़ा दो। 370 इसलिए कि 370 याद रहे कि ये 370 हटाया भाजपा ने, ये कलंक मिटाया है भाजपा ने। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया है भाजपा ने। लगातार हम कहते रहे हमें बहुमत मिलेगा तो धारा 370 को समाप्त कर देंगे, हमने समाप्त करके दिखा दिया है। तो कम से कम इसी उत्साह के साथ हम 370 वोट बढ़ाने का संकल्प लें, और जहां पे नौजवान चल देता है वहां पे फिर अब हम लोग जितना दौड़ेंगे उससे 4 गुना ज्यादा ये दौड़ लेंगे, लेकिन इनको मालूम होना चाहिए दौड़ना किधर है। फिर तो इनको वोट ले लेके और पोलिंग बूथ में भागते हुए हम लोगों ने देखा है। लेकिन जोश चढ़ना चाहिए, जुनून सवार हो जाना चाहिए, जिद, जुनून और जज्बा नौजवानों के मन और मस्तिष्क में अब पूरी तरह से आने का समय है कि चुनाव भारत के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है। दुनिया
देख रही है कि मोदी जी यदि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो अमेरिका और चाइना की मठाधीशी समाप्त हो जाएगी और मोदी जी के नेतृत्व में सारी दुनिया उनकी ओर देखेगी कि अब बताइए मोदी जी किधर चल रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन का इतना जानी दुश्मन दोनों देश, और उनके राष्ट्रपति ने कहा एक दिन कि हमारी लड़ाई को अमेरिका नहीं समाप्त करा सकता। हमारी लड़ाई को फिलिस्तीन वाले ने कहा हमारी लड़ाई को यदि कोई समाप्त कर सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समाप्त करा सकते। इसका मतलब कि दुनिया हमारे नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए और मानसिक रूप से तैयार हो रही है। इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ आप सब कमर कस के, जो पार्टी का गाइडलाइन आई है, हमारे यहाँ तो पूरी गाइडलाइन आ जाती टाइप हो गई, कब क्या करना है, कब क्या करना है। हम लोग देखिए आ गए मध्य प्रदेश से, यहाँ पे 8 क्लस्टर है, हम यहाँ पे है, दूसरे क्लस्टर में भी दूसरे लोग आ गए, सब घूम रहे हैं। और क्लस्टर प्रभारी जडेजा जी बन गए, ऐसे हर क्लस्टर के प्रभारी बन गए हैं। मध्य प्रदेश में भी भोपाल के क्लस्टर प्रभारी हम हैं, वहाँ अलग हम घूम रहे हैं। वहाँ जब मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी आएंगे तो वहाँ पे अलग हम कार्यक्रम ऐसे करेंगे जैसे जडेजा जी यहाँ बैठे हैं। पूरी पार्टी चल पड़ी है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। देश पूरी तरह से तैयार है। हमें इस यज्ञ में आहुति डालने के लिए एक एक नौजवान को लगाना है, एक एक हितग्राही को लगाना है। लाभार्थियों की इतनी बड़ी संख्या है हमारी, उन्होंने मोदी जी के योजनाओं से लाभ प्राप्त किया है, वो मोदी जी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता हमारे पास आके और हमको भाजपा को वोट देने के लिए एक बार तो कह दे, एक बार तो कह दे। और मोदी जी इसीलिए कहते हैं कि आप लोग अपने अपने बूथ में जाके एक बार सभी से मेरा प्रणाम बोल दीजिए। तो इसलिए बोलते हैं किसी बहाने आप घर घर जाएंगे और मोदी जी का प्रणाम बोल देंगे तो वो तो तैयार बैठे हैं। तो ये सारा काम करने के लिए सारे लोग तैयार है कि नहीं तैयार है? ये चुनाव मोदी जी के लिए जरूरी है कि हमारे लिए जरूरी है? ये देश के लिए जरूरी है। और इसके लिए घर घर जाके यदि एक एक व्यक्ति से संपर्क करने का काम यदि आप लोग करने के लिए तैयार हैं तो इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। और संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाना पड़ेगा। उठाइए दोनों हाथ और संकल्प लेने के लिए कि हम सारे लोग इस बात के लिए तैयार हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। શું વાત છે, દરેક કંપનીની ઇલેક્ટ્રિક અને ઇલેક્ટ્રોનિક આઇટમ, ફ્રીજ, વોશિંગ મશીન, એલઈડી ટીવી, માઇક્રોવેવ ઓવન, ગીઝર, આરઓ, કુકિંગવેર, ગેસની સગડી, આકર્ષક વેરાયટીમાં પંખા, કોઈ પણ કંપનીના એસી. અરે ભાઈ, અહીં તો ગજબના સાઉન્ડ સિસ્ટમ પણ છે. અને હા, ભાવ પણ એકદમ કિફાયતી અને 0% વ્યાજની લોનની સગવડ પણ છે. તો આજે જ મુલાકાત લો ગ્લોબલ એન્ટરપ્રાઇઝ. ક્યાં આવ્યું તે તો ખબર છે ને? આપણા છોટાઉદેપુરમાં જેલ રોડ ઉપર. છોટાઉદેપુર સહિત રાજ્ય, દેશ અને દુનિયાના સમાચાર જોવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો તીર સમાચાર અને બેલ આઇકોન જરૂર દબાવો.